इस जनसंवाद कार्यक्रम में आदरणीय डीएम मैम, एसपी सर का भी आगमन हो गया है। अधिकारी अररिया हूँ और मेरा नाम इनायत है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो कि कोई मैडम है या कोई सर बोल गए तो कौन पदाधिकारी बात कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है, ताकि हमारे को पता चल सके कि हमारी समस्याओं का निदान क्या समस्या है और उसका क्या निदान है। इतने सारे 5-6 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, अनेक प्रकार की बातें आई हैं, इसमें कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं अच्छी, और आप लोगों के द्वारा जो समस्याएं हैं उससे भी हम लोगों को अवगत कराया गया है, हमें बताया गया है। आपके यहाँ मुख्य रूप से जो मुझे एहसास हुआ कि आप में से जितने लोगों ने भी अपनी बात हम लोगों के साथ साझा की, उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई समस्याएं, नल के जल के संबंध में समस्याएं, आपको प्रशासन के अनेक अंगों से जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोगों को अवगत कराया गया। तो मैं आपसे इतना जरूर आश्वस्त करूंगी कि जितनी भी समस्याएं आप लोगों ने आज हम लोगों के संज्ञान में लेकर आए हैं, उसमें से कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो अछूती रह जाएगी। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आज हम लोगों को जो भी सुझाव या समस्या प्राप्त हुए उन सभी की हम लोग समीक्षा करेंगे, विभागवार उसको छांटेंगे और उन सभी समस्याओं का जहां पर निदान है, जिस स्तर पर है उस स्तर पर उसका समाधान किया जाएगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने, जैसे आप ही बता रहे थे, आपका सुझाव अच्छा था, बात भी अच्छी थी, लेकिन कहने का तरीका उतना अच्छा नहीं था। आपने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ समस्या है, निश्चित रूप से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये हम लोगों को अवगत कराने के लिए कि हमारा जो पदाधिकारी है, चाहे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं या फिर पंचायत स्तर के पदाधिकारी हैं अथवा कर्मी हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। ये एक माध्यम भी है ये जानने के लिए कि हमारा क्या फीडबैक है, क्या हमारे पदाधिकारी उतने निष्पक्ष होकर ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, नियम के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, या कि नियम के विरुद्ध भी उन्होंने बीच में किसी और के सहयोग ले लिया है जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का है, जैसे मैंने पहले भी बीच में बताया, कि आप लोगों के बीच में आके ये सबसे सुंदर काम करने का तरीका होता है। एक तरीका तो ये है कि हम लोग ऑफिस में बैठे, ऑफिस में जो फाइल आए उनका निष्पादन करें। दूसरा है जब क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करें, उनका इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन के बाद जहां पर त्रुटि है उसको जानें और उसका निराकरण करें। तीसरा ये तरीका है जब आप बिल्कुल जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनके साथ में आके बैठें, उनकी समस्याओं को सुने या उनका कोई सुझाव है उस सुझाव को जाने और उस पर काम करें। और इन तीनों में अगर मुझे रेट करना पड़े तो सबसे उपयोगी और सबसे एफिशिएंट दिन की तरह है, क्योंकि आज हमने जो हमारे प्रखंड का प्रशासन है या जिला स्तर के प्रशासनिक तंत्र या पंचायत स्तर पर जो काम हो रहे हैं, एक्चुअल में वो काम का क्या फीडबैक है, एक्चुअल में क्या जनता उससे लाभान्वित हो रही है, एक्चुअल में ही वास्तव में ही जिनके लिए वो योजनाएं बनी है उन तक पहुंच रही है, इससे ज्यादा सार्थक और सरल तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम उसको बहुत आम भाषा में समझने के लिए कोशिश करें, सभी लोग घर में देखते हैं ना चावल बनते हैं, तो चावल पक गया या कच्चा है वो पूरा देर नहीं देखते ना, कुछ 5-6-7-8 चावल के ऊपर से और उसी से पता चल जाता है। तो भले ही आप लोग जो सैकड़ों की संख्या में है, उन्होंने सबने अपनी बात नहीं रखी, कुछ लोगों ने रखी, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, बाकी लोगों के आवेदन के रूप में है, लेकिन आप ये मान के चले कि उससे हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमारे यहाँ समस्याएं कहाँ पर है और कहाँ पर ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। तीसरी चीज, अब क्योंकि आंगनबाड़ी से ही बात शुरू हुई थी, डीपीओ आईसीडीएस से मैंने बताया है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर 162 केंद्र हैं और शायद 29 तारीख से कुछ हड़ताल की वजह से केंद्रों का संचालन प्रभावित हुआ है। हमने उनको ये निर्देशित किया है कि जैसे ही वो पूर्ण रूप से चलना शुरू हो जाएंगे, सभी 162 का वो ऐसा रोस्टर बनाएंगे कि सप्ताह में कम से कम एक बार उनकी जांच हो, और अगर जहाँ पर शिकायत है और शिकायत मेरे तक अगर आ जाएगी तो मैं बिल्कुल उस पर कार्रवाई करूंगी और कठोरतम कार्रवाई करूंगी। उसमें किसी को कोई किसी ताली की जरूरत नहीं है, किसी को भी कोई शंका या मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ शिकायत पहुंच गई और कोई इस तरीके से कोई उतना बड़ा नहीं है कि जिसकी शिकायतें आगे उस शिकायत का समाधान नहीं होगा। दूसरी चीज,
आज आप लोगों को, आप ही लोगों में से कोई, मैं 8-10 लोगों से मैं खड़ा करके कुछ कुछ पूछूंगी, ताकि पता चलेगा कि जो 5, 6, 7 घंटे जो भी आप लोगों ने बिताए इस कार्यक्रम के समाप्त होने तक, वो वास्तव में समय जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया, या कुछ ना कुछ सीखा। पहला प्रश्न यही है, ये पूरा जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस कार्यक्रम के आयोजन से आपको कुछ लाभ हुआ? कुछ तो आपने कुछ नया सीखा? हाँ या ना भी बताएंगे, कुछ हाथ भी खड़ा करेंगे तो पता चलेगा। भले ही हो सकता है सभी लोगों ने कुछ नया नहीं सीखा होगा, लेकिन ये मेरा बिल्कुल दावा है, आज हम लोगों ने लगभग 30 से ज्यादा 27-28 विभागों की कम से कम 60-70 योजनाओं के बारे में चर्चा की। ऐसा बिल्कुल मैं मानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार किसी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, जब हम लोग पंचायतों की बात करते हैं तो हम बात करेंगे आवास योजना की। आवास की ही करते हैं कि हमें आवास नहीं मिला। दूसरा बताएंगे कि हमको शौचालय नहीं मिला। तीसरा बता देंगे कि हमको मान लीजिए कि पड़ोसी के साथ कुछ भूमि विवाद है और वो हमको काम नहीं कर रहा। चौथा होगा कि हम स्वास्थ्य विभाग में गए थे और दिव्यांगता प्रमाण पत्र हमको बनना था, वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना। जिस दिन गए थे डॉक्टर साहब नहीं मिले। पांचवा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पे गए थे या विद्यालय में गए थे, लेकिन वहाँ पर जैसी हमने अपेक्षा की थी हो सकता है वहाँ नहीं होगा। मतलब ऐसे आपकी जो भी समस्या है वो सभी समस्याएं वो है जिन समस्याओं का निदान पंचायत स्तर पर ही है। ये आप लोगों को जानने की जरूरत है। और आज का जो ये कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम इसीलिए रखा गया ताकि इस प्रकार की जो जानकारी का होता है ना कि जानकारी अब सही नहीं है, सही जानकारी नहीं होगी तो हम उसका लाभ कैसे उठाएंगे। एक मुर्मू जी थी ना यहाँ पर, आपकी बात मुझे अच्छी लगी। आपकी बारी खत्म हो गई या मेरी बारी है? ठीक है, आपकी बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि जो भी विषम परिस्थितियां हैं आपके साथ, उन विषम परिस्थितियों का तो हम लोग आकलन करेंगे ही। और जो भूमिहीन परिवार है उनका सर्वे वगैरह भी चल रहा है, उनको बासगीत पर जो बंदोबस्ती के क्रम में समाहर्ता महोदय है वो आप नोट भी करेंगे, और DCLR भी हैं, दोनों लोग यहाँ हैं, वो उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सब चीजें उतनी अच्छी नहीं होने के बाद, आपके अनुकूल नहीं होने के बाद, उतने ज्यादा धन होने के नहीं के बाद, आप में जो 2-3 चीजों की गलत, पहला कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, कुछ रोजगार करेंगे, आमदनी अर्जित करेंगे। तो आपने आपकी बारी में आपने बोला ना, मैंने उस वक्त नहीं बोला, अब आपकी बारी का जवाब देने की बारी मेरी। तो इसलिए बता रहे हैं ताकि इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास अगर जगह होगी तो हम कुछ पशु भी पाल सकते हैं, उस पशुपालन से हमको कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। उसके बाद हम लोग अच्छे से रहेंगे तो बच्चे को भी स्कूल भेज सकते हैं। स्कूल बच्चा जाएगा तो उसको और ग्रोथ होगी, उसके बाद वो रोजगार की दिशा आगे बढ़ सकता है, कुछ ट्रेनिंग पा सकता है। तो अगर समस्या खोजिएगा तो ऐसा संसार में कोई भी नहीं है। उस योजना का लाभ पाने के लिए आपको कहाँ पर आवेदन करना है वो होना चाहिए। तीसरा है, आप उसमें पात्रता रखते हैं या नहीं रखते वो जानकारी चाहिए। सिर्फ सोच लेने भर से कि हमें योजना का लाभ नहीं मिला, वैसे तो नहीं होगा। आपको उस योजना का लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं आवेदन देना ही पड़ेगा। और अब तो RTPS के माध्यम से, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के माध्यम से जितने भी योजनाओं के लाभ हैं, उन लाभ लेने में जो कठिनाइयां होती थी उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और जो शिकायतें होती थी उन शिकायतों का समाधान करने के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जब DPGRO बोल रहे थे, उसी के साथ अनुमंडल स्तर पर SDPGRO है और SDPGRO फॉरबिसगंज में भी है, अररिया में भी है। और इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों को किसी भी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़े, एक समयबद्ध तरीके से आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप लोग यहाँ पर आने के बाद आपकी में से मुझे 5-6 लोग कोई बताएंगे, मैं इसको और एज ग्रुप में ही बांटूंगी। एज ग्रुप अगर हम मान लें कि 0 से नवजात शिशु से 10 वर्ष की आयु तक, 10 वर्ष से 20 वर्ष, 20 वर्ष से 30 वर्ष, 30 से 40, 40 से 50 और आगे इसी प्रकार से महिला, पुरुष, बच्चे, दिव्यांग, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ऐसा कोई भी चीज ले लीजिए तो उसमें
सभी के लिए स्कीम्स हैं। स्कीम्स आपको जैसे ही एक शिशु का आपके शरीर में एक हुआ तब से लेके, जैसे वो बता रहे थे एडीएसएस कबीर अंत्येष्टि योजना है, तो मृत्यु तक के लिए कोई ना कोई स्कीम है। आप लोगों से है कि वो स्कीम को जाने। आप लोगों को सरल करने के लिए मैं 5-6 ही बताऊंगी। आपने आंगनवाड़ी के सुनी लिया, आंगनवाड़ी में अमुक स्कीम्स हैं, उनमें से किसी ने बताया कि शिकायतें, निश्चित रूप से शिकायतें होंगी, उसमें हम लोग समीक्षा भी करेंगे और जहाँ पर कठिनाई है उसका निदान भी। अब आप देख लीजिए, टीकाकरण उसमें से महत्वपूर्ण है। जब आपको अपने खुद के हित के लिए सोचना है तो आपको अपने नवजात शिशु को टीकाकरण बिल्कुल देना है। उसके लिए ड्राइव भी चलाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप में से ही जो लोग हैं उसको उतना प्रोत्साहित नहीं कर रहे। तो हमें सही समय पर सही चीज की जानकारी भी आवश्यक है, ताकि हम उसका आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा कर सकें। आप उसको पूर्ण रूप से टीका दीजिए, अच्छा स्वस्थ लाभ लेने के लिए अच्छा भोजन खा लीजिए। जब वो थोड़े बड़े हो जा रहे हैं तो उनको प्री स्कूल में आवेदन दे दीजिए, आंगनवाड़ी हो जाएगा। उसमें भी आप महिला जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक स्कीम है उसमें। और एक चीज जो सीखने की ये भी जरूरी है कि हम अपनी बात कब रखें, वो भी तो जरूरी है ना। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है आगे के लिए कि हम अपनी बात सही समय पर, सही मंच पर, सही व्यक्ति के सामने रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर जो हमारी गर्ल चाइल्ड है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं, उसमें से मुख्य रूप से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, ताकि लड़कियों के जन्म से लेके उनके परवरिश में जो 12th क्लास, आप उनको बाल विवाह रोकने के लिए और भी आगे बढ़ाइए, ग्रेजुएशन कराइए तो और फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी तो उसमें भी राशि मिलेगी। आपको एक बार स्कूल से बाहर भी आ गए तो उसके बाद क्या करेंगे, आप 3-4 श्रेणी में काम कर सकते हैं। आपको रोजगार सृजन के लिए कहाँ पर अवसर है, श्रम संसाधन विभाग के भी हैं, आप DRCC के माध्यम से भी ये योजनाएं उनका लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे इंडस्ट्री के ऑफिसर ने बताया, अनेक योजनाएं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 5 श्रेणियों में है, जिसमें युवा, महिला, SC ST और अब हाल ही में माइनॉरिटी जुड़ा है। तो ये सारी योजनाएं जानने के लिए जरूरी है, ताकि जो आपका व्यक्तित्व है और जो आपका विकास है वो विकास सर्वांगीण हो सके। आप अगर उसी में उलझे रहिएगा तो नई चीज नहीं जानेंगे। इतनी सारी नई स्कीम्स है, वो आपके स्वयं के लिए है, उसको जानिए और उनका लाभ उठाइए। हम में से ही, आप में से ही एक बच्चा है जिसने DRCC का अपना अनुभव साझा किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुशल युवा प्रोग्राम के अंदर एनरोल करा और उस बच्चे के लिए शाबाशी इस बात की है कि एकदम से इतने सारे लोगों के बीच में बात करना आसान नहीं है। आप जब बैठ के सुन रहे हैं तो लगता होगा कि अरे इसमें तो कुछ भी बोल दिया। हो सकता है उन्होंने जो कहा कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन वो तो अभ्यास से सुधारा जा सकता है। अच्छी बात और सीखने की बात ये है कि हम कैसे मोटिवेट हो, कैसे जो हमारे पास चीजें हैं उनका यूज कर सके। एक तो है कि हमारे पास जो नहीं है वो शिकायत के फॉर्म में है, वो बनेगा, लेकिन वास्तव में जो योजनाएं हैं उनका तो आप लाभ ले सकते हैं। तीसरा, जो आप लोगों के बीच में बहुत लोगों का सड़क की बात आई, तो सड़क बनाने के लिए कौन कौन से विभाग हो सकते हैं। या तो आपकी मेजर सड़क होगी तो RCD है, जैसे क्वारी वाला बना रहे तो RCD बना रहे। ग्रामीण सड़कें होंगी तो RWD की वो सड़कें, जैसे जब मैं मुख्यालय से यहाँ तक आई तो आपका ये मेन सड़क के साथ साथ कौशीपुर शायद है ना, कौशीपुर में बीच में सड़क रखी, तो वो मान लीजिए ग्रामीण कार्य विभाग की है। आपकी मेन सड़क RCD की है। आपकी पंचायतों की सड़क का जिम्मा पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी ये पावर्स हैं कि वो अपने गांव की सड़कें बना सकते हैं। वो आपके मुखिया जी भी बना सकते हैं, पंचायत समिति भी बना सकते हैं, वो नरेगा से भी बन सकती है, 15वें वित्त आयोग की राशि से भी बन सकती है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या सारी समस्याओं का समाधान मुख्यालय स्तर पर है, क्या सारी समस्याओं का समाधान हमारा मतलब जिला स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम सभा है और जो पंचायत है वो भी सक्षम है हमारे पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में अब कुर्सा काटा का किसी पंचायत में सोलर लाइट का काम शुरू हुआ है, अभी नहीं हुआ है।
तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, इसमें सोलर लाइट का भी अब प्रावधान हो गया। हम लोग अभी सिकटी के पड़क पंचायत में गए थे पिछले हफ्ते ही, रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे, और उस पंचायत में कई जगह ऐसी थी जहाँ पर सोलर लाइट से रात में इतना अच्छा लग रहा था, और वो लग ही नहीं रहा था कि आप किसी सुदूर प्रखंड के किसी दूर की पंचायत में हैं। तो यही एक विकास का मापदंड भी है, आप लोगों के यहाँ भी आएगा। और जैसे मेरी समझ है, हम लोग भले ही मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर हैं, लेकिन आपके गांव में ऐसा क्या नहीं है जो अररिया में है। आपके गांव में एक अच्छी सड़क है, आप ये मानेंगे अपवाद हो सकता है 2, 4, 5, 6 सड़क बनने के लिए है, या सड़कें बनी है, बन के टूट गई, वो मरम्मती है, लेकिन पहले की तुलना में देखेंगे तो सड़कें हैं। आपके स्कूल की जब शिक्षा पदाधिकारी बात कर रहे थे, कोई इतना भी कहेगा कि नहीं ये पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन आप महसूस करेंगे कि पिछले कुछ महीनों में उसमें भी सुधार हुआ है। तीसरी चीज आपके पास शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, उनको सुधारने की आवश्यकता है, उसको और काबिल और कारगर बनाने की जरूरत है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपकी पंचायत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिला मुख्यालय से आप अछूते हैं। यहाँ पे केवाईपी भी है, छूटे हुए हैं मैडम जी, एक चीज छूटे हुए हैं, मूल चीज शमशान घाट नहीं है यहाँ। अलग से बता दीजिए, अलग से बता देंगे बोलना तो हाँ बिल्कुल आप नोट कर लीजिए जिला से कि जो पंचायत चीज में नहीं शमशान नहीं है। अच्छी बात है, अच्छा सुझाव है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये बताया है ना शुरुआत में, या जब मैं वहाँ से बात कर रही थी कि जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो आपके यहाँ तो इतना धरोहर कैसे रूप में कर रहे हैं, उसे पहले से अगर देखेंगे हम, अगर गया होगा तो विभाग के साथ उसको फॉलो अप कर लेंगे। अगर उसमें और विस्तार की जरूरत होगी तो यहाँ से विस्तारित करके एक प्रस्ताव भी दीजिएगा। आप में से उप प्रमुख जी ने बताया था कि बाढ़ को लेके किसी जगह को एम्बैंकमेंट की जरूरत है, तो मैंने कल ही 12 जगहों का पूरे जिले भर में प्रस्ताव भेजा है, जहां पर आगामी फ्लड सीजन से, जो आने वाला बाढ़ का सीजन है, उससे पहले काम कराया जाए, ताकि जो इससे होने वाली हानि है वो हम लोग दूर कर सकें। तो निश्चित रूप से उसमें कुर्सा काटा से जुड़े हुए जरूर स्थान होंगे, अगर इनकेस वो छूटे हुए भी होंगे तो हम लोग उसे सम्मिलित कर देंगे। तीसरा, अब जब इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं ही यहाँ पर, तो आप लोग मुझे इस पर ईमानदारी से मुझे बस उतना बताएं कि इस तरीके के कार्यक्रम से आप लोगों को अच्छा लगा, आपको कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? अच्छा लगा, फायदा भी हुआ। और इससे एक दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि अब यहाँ पर आके डायरेक्टली संवाद भी कर रहे हैं, तो हमारे पदाधिकारी जो प्रखंड में है या पंचायत में है, उनकी भी जिम्मेदारी और वो महसूस करेंगे कि, और ये ऐसा नहीं है कि आने के बाद हम लोग दोबारा से नहीं आएंगे। इसी प्रखंड में महीने भर के अंदर मेरा किसी दूसरे पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम होगा, तो अब आज के इस कार्यक्रम के अनुभव से निश्चित रूप से जो प्रखंड के कर्मी हैं, उनको ये तो जरूर पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर फोकस देना है, ताकि अगली जगह हम जाएं तो इस प्रकार की शिकायतों में कमी आए। और यहाँ का भी हम लोग फॉलो अप करने के लिए अगले 1 से 1.5 महीने में दोबारा से इसी सेम जगह पर आएंगे। सिंपल। तीसरी चीज, इतनी सारी महिलाएं भी आई हैं, तो आप लोगों से मैं 2-3 चीजें और कहूंगी कि मुख्य रूप से महिलाओं से इसलिए क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दायित्व होता है घर वाला, तो आप लोग जो भी कर रहे हैं अच्छा करें। आप जीविका में बताया, सतत जीविका अपॉर्चुनिटी के तहत आपको कुछ लाभ मिला था ना, तो इसी प्रकार से ये आपके बीच में से ही है। आप जीविका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आत्मा के भी अपने स्वयं सहयोगी समूह है, उससे जुड़ लीजिए। आप लोग हुनरमंद होइए, ताकि आपके घर की जो आमदनी है वो बढ़ सके। आप जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हुनर लेके आइए। आप में से कुछ लोग घर का काम देख रहे होंगे, कुछ किसी कार्यालय में भी होंगे, कुछ हो सकता है कहीं पे प्राइवेट अपना कुछ काम करते होंगे। तो बस जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिए और स्किल होके काम कीजिए। उसके लिए जिला लेवल पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, जीविका के द्वारा भी दी जाती है, और जब आप जीविका से भी जुड़ जाते हैं तो अनेक प्रकार के आपको सशक्त किया जाता है अनेक तरीकों से, चाहे वो अपनी बात इतने सारे लोगों के बीच में रखना। जब आप जीविका से नहीं जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से उतना आसान नहीं होगा ना अपना बात रखना। तो इसी तरीके से रोजगार का है, आप जब खुद भी अवेयर रहेंगे। अब जो लोग कहते हैं कि स्कूल अच्छे से नहीं चल रही है, आंगनबाड़ी, मैंने खुद सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी भी विजिट किए, स्कूल भी विजिट किए, लेकिन कोई भी एक भी ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आया जहाँ पर बच्चे अगर हैं तो वेल ड्रेस्ड है, वेल फॉर्म्ड है,
आप कोई भी प्राइवेट स्कूल या प्री स्कूल अपने बच्चों को जो लोग भेजते होंगे, किसी दिन बिना यूनिफॉर्म के और जैसा बच्चा उठा है वैसा भेज दीजिए, तो वो अपना बच्चा रखेगा कि लौटा देगा? तो जब हमारी भी जिम्मेदारी है एज अ गार्जियन, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे वो स्कूल का संचालन हो, हम सुबह बच्चा उठे उसको नहला धुला के बाल कंघी करके अच्छे से साफ सुथरे यूनिफॉर्म का पैसा आपके खातों में जा रहा है ना, आप उसको निकालिए। आप उस 200 रुपए या 400 रुपए से आप कितना अपना अन्य काम देखेंगे? वो बच्चे के लिए है, बच्चे के ऊपर खर्च कीजिए, उसको यूनिफॉर्म में रखें। अगले दिन जब आ जाता है स्कूल में क्या सीख कर आया, होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क टाइम से हो रहा है। जब आप वो अवेयर हो जाएंगे, आप ज्यादा समझदार हो जाएंगे, तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ पे विद्यालय में जो भी लोग हैं, चाहे वो शिक्षक है, चाहे सेविका सहायिका है, चाहे आपकी आंगनबाड़ी की वर्कर है, वो कहीं और का स्टाफ नहीं है। जो सेविका सहायिका होगी वो कहाँ की होगी? उसी वार्ड की होगी, उसी पंचायत की होगी, आपकी पड़ोसी भी होगी। तो अगर आप अच्छे से भेजेंगे तो कोई कारण नहीं है कि वो अपनी